नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल में स्वागत है। प्रश्न है, किसी स्त्री के पति या उसके संबंधियों द्वारा उसके प्रति क्रूरता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सजेस्टिंग हर टू क्रूरल्टी? उत्तर, किसी स्त्री के पति या पति के संबंधियों यानी रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 का में किसी स्त्री के पति द्वारा या पति के सगे संबंधियों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता का उपबंध किया गया है। यह धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 द्वारा जोड़ी गई है। इस मामले में ये तो स्पष्ट हो गया है कि स्त्री के पति और पति के रिश्तेदारों को सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। धारा 498 का के जोड़े जाने का प्रमुख उद्देश्य दहेज प्रताड़नाओं के मामले के निवारण हेतु समुचित दंड का प्रावधान करना था। यह धारा किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों रिश्तेदारों द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित करती है। इसी संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 का जोड़ी गई है, जिसके अनुसार यदि किसी महिला की विवाह के बाद 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है तो घटना की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि उक्त मृत्यु महिला के पति या पति के रिश्तेदारों के दुष्प्रेरण के कारण हुई है। यानी कि अगर महिला 7 वर्षों के अंदर मर गई, कि उसकी मृत्यु हो गई, तो न्यायालय उसको संदिग्ध मान सकती है। धारा 498 का में इस अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह व्यक्ति जो किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण, क्रूरता से तात्पर्य क्या है? इसके लिए स्पष्टीकरण है। पहला, जानबूझ के किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। या फिर दूसरा है, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किए जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। मतलब एक तरीके से उससे कुछ पैसा ऐंठने के चक्कर में मामला करना। अब इस धारा को समझने के लिए हम कुछ केसों को देखेंगे जो कि पूर्ववर्ती निर्णय हैं, जिसके मदद से हम इस केस को और इस धारा को अच्छे से समझ सकते हैं। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 958 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्रूरता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह शारीरिक ही हो, मानसिक यातना भी इसके लिए प्राप्त होती है। विवाह के दूसरे दिन से ही रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि लाने के लिए वधू को बार बार ताने मारना, दुर्व्यवहार करना मानसिक यंत्रणा है। मानसिक यंत्रणा भी होती है, जरूरी नहीं कि शारीरिक ही हो। ये पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य वाले केस से एक नया परिपाटी तय हुई कि नहीं, मानसिक यंत्रणा भी हो सकती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा केस था राजस्थान राज्य बनाम गोपीलाल 1992। ये राजस्थान का वाद था। इसमें पत्नी ने पति द्वारा उसके प्रति किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार को उपमार्जित कंडोन करते हुए उसके साथ सामान्य जीवन निर्वाह करना पुनः शुरू कर दिया। इसमें पत्नी ने क्या किया कि हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ के वो फिर से अपना सामान्य जीवन निर्वाह करना शुरू कर दी। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां पति और उसके नातेदारों द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किए जाने का तथ्य सिद्ध हो चुका हो, तो उनके बीच दाम्पतिक अधिकारों का पुनः स्थापन के पृथक सिविल वाद में क्रूरता का आरोप साबित न हो सकना आपराधिक कार्रवाई या किसी प्रकार का
विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा और धारा 498 का के अधीन अभियुक्तों को क्रूरता के लिए दंडित किया जा सकेगा। यहाँ भी कोर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप वो दोनों साथ रहने भी लगे तो पति और पति के जो नातेदार जिन्होंने क्रूरता की है तो उनके ये धारा 498 का के अधीन दंडनीय है तो है अभी। चलिए आगे के वादों में देखते हैं क्या हुआ। सुखराम बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 3050 के वाद में अपीलार्थी मृतका का पति एवं ससुर के विरुद्ध धारा 304 खाद 398 कात एवं धारा 201 के आरोप थे। पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना एवं क्रूरता का आरोप तथा ससुर के प्रति आरोप था कि वह अपनी बहू पर बुरी नज़र रखता था। मृतका की मृत लाश कुएं में पाई गई थी। विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को धारा 304 खा एवं 498 का के अधीन दोष सिद्ध किया, लेकिन उनके विरुद्ध धारा 201 अपराध का साक्ष्य मिटाने का अपराध सिद्ध नहीं हो सका। इस निर्णय को हाईकोर्ट में अपील किया गया। हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि यद्यपि अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन पारिस्थितिकीय साक्ष्य के आधार पर यह पर्याप्त रूप से सिद्ध होता था कि अभियुक्तों ने समान उद्देश्य से मृतका को की गला दबा के हत्या कारित की और साक्ष्य छुपाने के आशय से लाश को कुएं में फेंक दिया। अतः वे धारा 34 के साथ पठित धारा 302 एवं 201 के दोषी थे। अब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मृतका के ससुर की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि न्याय उचित नहीं थी, क्योंकि ससुर के विरुद्ध लगाए गए आरोप दहेज की मांग व मृतका पर बुरी नज़र दोनों ही सिद्ध न होने के कारण उसके विरुद्ध धारा 304 खा तथा 498 का के अपराध सिद्ध नहीं हुए थे। अतः उसे धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दंडित करना सरासर गलत था। अतः उसे दोष मुक्त कर दिया गया, परंतु मृतका के पति के दंडादेश को यथावत रखा गया। अब एक केस और है, राजस्थान राज्य बनाम पर्थू AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 10 के वाद में पुलिस को टेलीफोन पे सूचना मिलती है कि पर्थू की पत्नी लाली बुरी तरह जल गई। इस पर पुलिस यहाँ पहुँची तथा लाली को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। लाली द्वारा मृत्यु पूर्व घोषणा में कहा गया कि उसे उसके पति ने जला दिया। इस घोषणा को वहां उपस्थित डॉक्टरों द्वारा सत्यापित भी किया गया, परंतु यह प्रमाणित नहीं किया गया कि मृतका की मानसिक स्थिति घटना को ठीक से बयान करने के लिए फिट थी या नहीं। पुलिस ने लाली के पति के विरुद्ध धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया, जिसे बाद में 302 कर दिया गया क्योंकि 22 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त घटना के दिन से ही फरार था। विचारण न्यायालय ने पति को धारा 300 और 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया, परंतु उच्च न्यायालय ने उक्त मृत्यु पूर्व घोषणा की वैधता को अस्वीकार करते हुए अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु पूर्व जो घोषणा है वो अवैध है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। अब क्योंकि मृतका की मृत्यु की घटना के 22 दिन बाद हुई थी, घटना के 22 दिन बाद मृतका की मृत्यु हुई थी और इस दौरान उसकी मृत्यु पूर्व घोषणा को मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाना था। अतः पूर्व में मृतका द्वारा दिए गए 2 मृत्यु पूर्व बयानों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस निर्णय के विरुद्ध राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने पर न्यायालय ने विनिश्चय किया कि यदि मृत्यु पूर्व घोषणा सत्य और स्वैच्छिक हो तो केवल उसके आधार पर भी अभियुक्त की दोष सिद्धि की जा सकती है। मृतका और उसका पति पर घर पर अकेले थे और घटना 10 बजे रात की थी और पति का पत्नी को संकटमय स्थिति में छोड़कर भाग जाना यह एक प्रबल परिस्थितिजन्य साक्ष्य था जो उसके अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त था। अतः उक्त परिस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त
की धारा 300, 302 के अधीन की गई दोष सिद्धि न्याय उचित थी एवं उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए जमानत खारिज करके उसे जेल भेज दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।